हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परमेश्वर। आप सभी का वेलकम है अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। केमिस्ट्री के लेक्चर सॉल्यूशन को हम कंप्लीट कर रहे थे और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो इसको शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन की। देखो, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। बहुत क्या होता है ना लाइफ में, दूसरों के लेके परेशान रहता है। अभी देखो, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है, BICB का रिजल्ट आ चुका है और मुझे पता है कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा। 400 नंबर, 350 नंबर, 450 ऐसे आए होंगे। तुमने मेहनत किया, तुम्हें मार्क्स आए। मान लो किसी का मार्क्स आया 425, ठीक है, किसी का आया 395, ठीक, किसी का आया 403। अब होगा क्या, जो अपने रिलेटिव्स होते हैं ना, वो तुमसे फोन करके पूछेंगे तुम्हारा कितना आया। 355, इतना ही आया, ऐसे ही बोलेगा। इतना ही लाए तुम, 425 ही लाए, 450 क्यों नहीं लाए, 403 ही आया। उनकी बातों पे ध्यान मत दो, तुम्हारा लाइफ है। 395, 425 और 403 कम नहीं होते हैं। बस तुम्हारा 12th कंप्लीट हो गया, अब तुम आगे की सोचो। ये नहीं कि इसी मार्क्स को लेके सोच रहे हैं मेरा तो इतना ही आया, अब हम क्या कर रहे, कुछ नहीं होगा मेरे से। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके 250 नंबर भी है ना, 250 प्लस, उसने भी लाइफ में बहुत कुछ किया है ना। ये बात ध्यान रखना, नंबर मायने नहीं करता। तुम सोचो ना, तुम्हारे पास 425 है, 403 है, 395 है, तुम्हें यूपीएससी करना है। यूपीएससी कभी बोलती है कि मेरे पास वही बच्चा आएगा जिसके पास 400 नंबर होगा? नहीं, वो कहता है कि आप बस 12th पास हो जाओ। पास कितने नंबर पे होता है पता है? 150 नंबर पे। इतना नंबर ले आए 12th में, तुम यूपीएससी दे सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो। ऐसा है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो क्राइटेरिया फिक्स करता है। तो आपका जो भी नंबर है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा मार्क्स आया, आप उसमें खुश रहिए। डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि जब आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरे के बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है कि वो मुझे ऐसा कह रहा है। वो आपके लाइफ को आगे इंप्रूव करने वाला नहीं है। आपके लाइफ में जो मिलेगा ना, आपको डिस्टर्ब करने वाला ही मिलेगा। अरे तुमसे ये हुआ, तुमने ये नहीं किया, देखो उसका बच्चा वो कर लिया, देखो वो इतना कुछ कर लिया, उसने ये नंबर ला दिया। जैसे ही तुम कंपैरिजन करते हो ना, 2 3 4 के बीच, तो तुम्हारी लाइफ में दुख आना शुरू हो जाता है, तुम्हारा मन उदास हो जाना चाहता है। लेकिन तुम ये सोचो कि गॉड ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है। तुम जो कर रहे हो वो बेस्ट कर रहे हो, और आगे जो करोगे वो बेस्ट करोगे। अब 425 वाला सबसे ज्यादा नंबर है, मान लो 403 वाला है, 395 वाला है। 425 वाला क्या किया, पढ़ाई छोड़ दिया, आगे नहीं पढ़े, सपोज कर लो। और 395 वाला कंटिन्यूअस पढ़ते रह गया। सफल कौन होगा लाइफ में? 395 वाला होगा ना। मार्क्स आज कल रिजल्ट आए हैं, 2 3 4 10 दिन तक बुखार चढ़ा रहेगा, हाँ उसका ये हुआ, उसका, फिर सब भूल जाता है। सब भूल जाता है। आगे अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां से ग्रेजुएशन करो। फिर तुम्हें जो करना है, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, या फिर तुम्हें नीट करना है, जो करना है करो, है ना। बस इस मार्क्स पे अटके मत रहो। ऐसा नहीं सोचना है कि जिसको 425 है उसको मेरे से ज्यादा नॉलेज है, ये है। हो सकता है उसके जो पढ़ के गया वो क्वेश्चन आ गया, उसने लिख दिया, उसका नंबर आ गया ज्यादा, सब इक्वल, ठीक है। तो और उम्मीद खुद से रखो, दूसरे से नहीं। वो मुझे ये ला के देगा, वो मुझे ये करवा देगा, कोई किसी को मदद नहीं करता है। बस तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, और तुम्हें आगे बढ़ना होगा लाइफ में। और जब लाइफ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ोगे ना, तो वो लाइफ जीने का तरीका अच्छा लगता है। लेकिन जब तुम्हें कोई पहुंचा दे, किसी की मदद से जाओगे, फिर उसका मजा नहीं आता है लाइफ में। लाइफ में कोशिश करो कि हम खुद ही सब कुछ करेंगे, मार्गदर्शन लेंगे, है ना, कि हाँ कैसे करना चाहिए, लेकिन किसी भरोसे बैठे नहीं रहेंगे, है ना। चलो पढ़ते हैं। तो डिप्रेशन नहीं, जितना नंबर आप लाए हैं बहुत अच्छा लाए हैं, आगे पढ़ना है, हिम्मत भर के कंटिन्यूस आगे पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। फिर देखो तुम्हारा लाइफ कितना अच्छा हो। अब ध्यान देना है कि हमें जॉब लेना है, हमें अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, इस पे ध्यान देना है ना कि हमारा तो इतना ही नंबर आया, अब हम क्या करें, हम किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तुम सोचो, जहां से तुम पढ़े हो या जिस इंस्टीट्यूट से, उसका डायरेक्टर अच्छे से 350 नंबर भी नहीं लाया होगा, तो तुम्हें वो क्या सिखाएगा कि तुम क्या हो? तुम ग्रेट हो, तुमने जो किया है बहुत अच्छा किया है, और आगे अच्छे से पढ़ाई करो। बस अब आगे की पढ़ाई करो,
पीछे पे ध्यान नहीं देना है कि हाँ हम जो हुआ सो हुआ, अब आगे अच्छे से पढ़ना है, मोटिवेटेड रहना है, लाइफ को एंजॉय करना है। इस वर्ल्ड में एक ही लाइफ मिला है और इसको डिप्रेशन में नहीं बिताना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम सॉल्यूशन चैप्टर का। रिवर्स ऑस्मोसिस को देखो, रिवर्स एक तो ऑस्मोसिस पर ही थे। ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे समझो, ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। एक ऑस्मोसिस है यहाँ से यहाँ तक और इसके पीछे लग गया है रिवर्स, बस उल्टा परासरण बोलते हैं। मतलब जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा ना उसका उल्टा। अब देखो इसमें सॉल्यूशन है, ये जो नीला वाला देख रहे हो ऊपर वाला, ये सी वाटर है, मतलब इसमें सल्ट मिला होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन। उसमें सॉल्वेंट कम होगा, इस वाले में तुम देखोगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी और सॉल्यूट जो होगा ना वो ज्यादा होगा। लेकिन जब नीचे आओगे तो प्योर सॉल्वेंट है, ओनली सॉल्वेंट है। यहाँ पे क्या है, ओनली सॉल्वेंट है, इस सॉल्यूशन में ओनली सॉल्वेंट है। तो अगर ऐसा है तो इसमें देखो ऑस्मोसिस, नीचे से ऊपर यहां से इधर मॉलिक्यूल जाएगा तो ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही केवल एसपीएम से पास हो सकते हैं। ये एसपीएम है, ये जो दिखाया गया ना ये एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेलुलेज एसीटेट हो सकता है, पॉलीमिथाइक्रोलेट हो सकता है, पॉलीएमाइड। ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, तो आप यहाँ से याद रखें। प्योर वाटर है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें सॉल्यूट नहीं मिला हुआ है। और हम जानते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही केवल पास हो सकता है ना, एसपीएम के थ्रू केवल कौन पार हो सकता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जा सकता है। ये अगर एसपीएम है तो इसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट जा सकता है। तो सॉल्वेंट प्योर वाटर में ज्यादा है तो इसका प्रेशर अभी ज्यादा होगा, है ना। प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से, और यह है डाइल्यूट सॉल्यूशन। और प्रेशर में क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, फ्लो होता है, ये ध्यान रखना है। तो अभी ऑस्मोसिस होगा, अब इस ऑस्मोसिस को हमें रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, ऊपर वाला सॉल्यूशन है, उस पे आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दो। देखो प्रेशर लगाया गया इस पिस्टन से, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यही डिफिनीशन ही होता है ना कि ऑन अप्लाइंग अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम concentrated solutions to dilute solutions is known as reverse osmosis। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। देखो इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस में दिखाया है नीचे की तरफ तीर करके, तो ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। जबकि ऑस्मोसिस हम लोग पढ़े थे इसकी पहले वाले लेक्चर में, उसमें क्या पढ़े थे कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होगा। अब रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहाँ है, तो जो आपके घर में लगा होता है प्यूरिफायर, एक्वा कंपनी का होता है और केंट होता है, उसका नाम होता है आरओ। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा हमें क्या मिलता है, प्योर वाटर मिलते रहता है ना। अशुद्ध पानी उसमें भर देते हैं, वहां से हमें शुद्ध पानी मिलते रहता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का परिभाषा लिख लेते हैं, बहुत ही आसान होता है। तुमने क्या समझा, सिंपल कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो गमन होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से नीचे की तरफ, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, है ना, प्योर वाटर की तरफ होगा, लो कंसंट्रेशन की ओर होगा, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये कब पॉसिबल है, तो तभी पॉसिबल है जब तुम हाई कंसंट्रेशन पे प्रेशर को क्या करते हो, ज्यादा लगा देते हो। किससे ज्यादा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बस उतना प्रेशर लगा दो तुम जितना में ऑस्मोसिस की घटना रुक जाए। अगर ऑस्मोसिस की घटना रुक जाती है तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। और जब तुम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया, then solvent molecules flow from high concentration to lower concentrations, मतलब हाई कंसंट्रेशन सी वाटर से कहां पे, प्योर वाटर में आने लगे, तो उसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। बहुत सिंपल, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से लिखना। चलो लिखते हैं इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का परिभाषा। बहुत, देखो ये गिरा हुआ था, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। On applying
applying a pressure greater than, किससे ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर the flow of solvent molecules, solvent molecules from higher concentration हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन करने का मतलब प्योर सॉल्वेंट इधर होने लगता है, क्या कहेंगे, दिस phenomena is called reverse osmosis, और रिवर्स ऑस्मोसिस पे ही काम करता है क्या, हमारे घर का प्यूरीफायर, जो पानी शुद्ध करने वाला केंट लगा होता है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस तो होता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, इसको और अच्छे से समझ सकते हो तुम इस तरीका से, देखो आरओ में ठीक है, इसमें तुमने क्या किया, लिक्विड भर दिया और यहां पर तुमने लगा दिया एसपीएम, सेमी पर, मतलब ये इससे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास करेगा, एसपीएम है, और इधर हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, अशुद्ध सॉल्यूशन, और यहां पर तुम लगा दो एक पिस्टन, इसमें प्रेशर कितना लगाना है, प्रेशर लगाना है कितना, इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तो ये एक्सटर्नल लगा दो, इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल का गमन इस साइड होने लगेगा, और ये कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा, ओनली सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर, यही हो गया रिवर्स, ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, इसीलिए इसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। इधर प्योर वाटर था, जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे, मतलब इधर लो कंसंट्रेशन, इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन, इस तरीका से, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें एक चीज और देखो, जैसे अगर हम बात करें सॉल्वेंट, इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिला होता है, ठीक है, दोनों है। अब अगर हम बात करते हैं ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस, अब देखो जब हम बात रिवर्स ऑस्मोसिस की करते हैं, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से इस डायरेक्शन में जाएगा,
इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट, केवल सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो रिवर्स डायरेक्शन, इस टाइप से तुम्हें याद रखना है कि सॉल्वेंट ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल डाइल्यूट सॉल्यूशन से किधर गया, इधर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ, और रिवर्स ऑस्मोसिस में किधर गया मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। एक तरफ एक चीज और होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसको भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो इस हिसाब से ना, पहला हो जाता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत आसान है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक पोजीशन, द सॉल्यूशन मतलब कोई ऐसा विलयन है, द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम। ठीक है, इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा इसमें, पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई 2 हो जाएगा। 2 बिलियन का परासरण दाब जब बराबर हो तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और परासरण दाब बराबर होगा, इसका मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन भी बराबर हो सकता है, टेम्परेचर भी बराबर हो सकता है। अगर टेम्परेचर चेंज है तो CRT बराबर CRT बोल सकते हो तुम। T1 इसको T2 कर दो, इसका मतलब अगर RT ऐसे करो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हम लोग लिखते हैं C1RT बराबर C2RT। तो C1 बराबर क्या हो सकता है, C2 लिख सकते हैं इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। दूसरा देखो, दूसरा होता है स्टूडेंट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरा यहीं पे लिख देना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है। इसका अगर मान लो पाई 1 है, इसका मान लो पाई 2 है, कंडीशन 1, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 हो गया, इसका मतलब हो गया कि हाइपरटोनिक पाई 1 है और हाइपोटोनिक पाई 2 है। मतलब जिसका परासरण दब ज्यादा वो हाइपरटोनिक, जिसका परासरण दब कम वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। कंडीशन 2 भी देख सकते हो इसमें, अगर मान लो ऐसा हो गया पाई 2 लेस देन पाई 1, इसका मतलब क्या हुआ, पाई 2 जो होगा कम है तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और पाई 1 क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। तुमने पढ़ा क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखो। तुमने रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ लिया, अच्छे से नोट कर लेना इसको। हमने ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रोसेस को लास्ट लेक्चर में क्लियर किया है। अब चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है। एक यूरिया का स्पेल क्वेश्चन पढ़ना सीखो, उसके बाद उससे डेटा कलेक्ट करो और आंसर लिख दो। बहुत आसान होता है ये, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आधारित न्यूमेरिकल्स। हम जो भी पढ़ा है सब पे न्यूमेरिकल करवाए, तो तुम पूरा वीडियो देखोगे तभी तो तुम्हें समझ में आएगा ना। तुम बस वीडियो देखते हो, 1 मिनट देखते हो, लिख देते हो नाइस वीडियो हो गया। देखो कम से कम 5 मिनट देखो, तुम्हारे लिए ही बना रहे, तुम ही स्टूडेंट के लिए बना रहे। वो स्टूडेंट जो गरीब है, जो नहीं पढ़ सकता है, कहीं जाके उसको बता दो कि इस चैनल से पढ़ लो, केमिस्ट्री तो उसको आ जाएगा ना अच्छे से। मदद कर दो किसी को, ठीक है, मदद करना चाहिए। और मदद में क्या मांगते हैं, कमेंट लाइक शेयर कर दो, बच्चों को बता दो। 2-3 अगर प्रत्येक, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं अभी 700 के लगभग हैं, अगर वो एक एक बच्चा को रोज मदद करे ना तो मदद भी हो जाएगा, उन्हें भी मदद हो जाएगा, थोड़ा यूट्यूब का भी मदद हो जाएगा, मेरा भी मदद हो जाएगा, सब पढ़ भी लेगा, है ना। ठीक है, और आप लोग मददगार हैं भी, बहुत अच्छे हैं आप लोग। इंडियन है ना, हम लोग इंडियन है, और इंडियन मददगार ही होता है, एक दूसरे को मदद ही करता है। देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सोल्यूशन ऑफ यूरिया है जिसका स्ट्रेंथ है इतना 8.6 ग्राम पर लीटर है। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, देख लो आइसोटोनिक है, इसका मतलब प्रेशर बराबर होगा, अभी हमने बताया है।
कि आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है। देखो आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, 2 बिलियन का प्रासरण दाब बराबर हो तो उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। उस पर आधारित क्वेश्चन भी आ गया। विथ इतना वेट है, वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है। अब क्या मिला हुआ है उसमें पता नहीं, लेकिन कैलकुलेट मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास आपको बताना है। एक यूरिया है जिसका इतना स्ट्रेंथ है, दूसरा कंपाउंड क्या है पता नहीं। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या दे दिया, यूरिया का स्ट्रेंथ दे दिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, और इसका मोलर मास कितना होगा बताओ, 60 ग्राम पर मोल। निकाल सकते हो, नाइट्रोजन का होगा कितना, 14, 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 100 को जोड़ोगे तो 60 ग्राम हो जाएगा। ये NH2CO NH2 को जोड़ोगे ना आप टोटल मास को, तो 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है 8.6 ग्राम पर लीटर है, मतलब ये 1 लीटर में 8.6 ग्राम है। तो इसका अगर हम कंसंट्रेशन निकालना चाहे, कंसंट्रेशन मतलब C1, तो क्या लिख सकते हैं, दिया गया द्रव्यमान बाय इसका मोलर मास 60 कर सकते हैं ना, और लीटर में है तो V कर दो, V1 कर दो। एक ही लीटर है ना तो V1 कर दो, या 1 कर सकते हो, 1 लीटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, V लीटर। ठीक है, ये C1 हो गया। अब दूसरी बात है कि एक दूसरा कंपाउंड है जिसका कंसंट्रेशन इतना दे रखा है, लेकिन उसमें कौन सा कंपाउंड है वो पता नहीं है, उसी का मोलर मास ज्ञात करना है। तो देखो दूसरा का दिया हुआ है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन दे रखा है कितना, 5% वेट बाय वॉल्यूम है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एक्स का जो दिया गया द्रव्यमान है वो कितना है, 5 ग्राम है ना, वॉल्यूम भी लीटर ही मान लो। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, एक्स का मोलर मास हमें पता करना है। तो सिंपल आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ना। तो देखो बनाने का तरीका, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, पाई 1 बराबर पाई 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ C1RT बराबर C2RT। RT कांस्टेंट है, टेम्परेचर हटा दो तो C1 बराबर क्या हो गया, C2 हो गया। अब यहाँ पे सूत्र लगा दो, C1 का मान कितना है, 8.6/60 इंटू V लीटर, 1 लीटर है। C2 का मान कितना है, इसका निकालोगे C2 तो कितना हो जाएगा, 5/m गुने V लीटर, क्योंकि हमें तो आयतन ये मास ही निकालना है। इसको सॉल्व करोगे तुम, तो जब तुम सॉल्व करोगे C1 बराबर C2 करके तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो इससे इसको काट दो, m तुम्हें निकालना है, तो m निकालोगे तो कैसे लिखोगे, m बराबर 8.6 इंटू m, तो 5 इंटू 60/8.6। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो 198 ग्राम के लगभग में आ जाएगा आंसर। सॉल्व कर लेना तुम, इजी है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेंगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला देखो। A solution prepared dissolving 10 ग्राम of a compound in 1 liter solution at 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से पहले तुम्हें डेटा निकालना होगा, कलेक्ट करना होगा डेटा। टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, इसको 2 केल्विन में बदल लो तो 283 केल्विन। प्रासरण दाब का क्वेश्चन कभी भी करना, टेम्परेचर केल्विन में बदल लेना। 10 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड 1 लीटर सॉल्यूशन, उसमें प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना है, पाई का मान दिया हुआ है 1.1 atm। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं पाई से, ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इतना दे रखा है। उसके बाद देखो मोलर मास बताना है तुम्हें, बहुत सिंपल है। 10 ग्राम दिया हुआ है वेट, 10 ग्राम दिया हुआ है। नाउ तुम सूत्र लगा सकते हो, कौन सा, पाई बराबर CRT, ये प्रासरण दाब का सूत्र होता है ना। अब देखो पाई का मान जैसे ही लगाया, पाई बराबर CRT, सी का मान नंबर ऑफ मोल्स बट्टे वॉल्यूम, उन्हें R 0.082
283 था, पाई का मान था 1.18 ATM। अब n/v को तुम क्या लिख सकते हो बताओ। और कुछ था क्वेश्चंस में, देखो तो, ए सॉल्यूशन 10 ग्राम ऑफ कंपाउंड इन 1, अच्छा 1 लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है ना 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं W/m × 1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल को दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर मास करते हैं 0.082 × 283 1.18। अब हमें m निकालना है, W का मान 5 ग्राम दे रखा है, तो m बराबर लिख सकते हो तुम क्या, 5 ग्राम, W का मान 5 ग्राम है ना, दिया हुआ था ना क्वेश्चन में ही, 5 इंटू नहीं 10 ग्राम है, 10 ग्राम, 10 ग्राम इंटू 0.082 इंटू 283 बाय 1.18 इंटू 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग 348 ग्राम में आंसर आएगा। ऐसे न्यूमेरिकल तुम और भी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल आप बना सकते हो। तो आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, यानी तो वांट ऑफ फैक्टर से। वांट ऑफ फैक्टर कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। और साथ में आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। लाइफ में हमेशा मोटिवेशन रहिए, दूसरों से बचिए, कंपेरिजन मत कीजिए किसी और से। आप खुद आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना उसको बाहर लाइए और मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। दूसरे से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि आप अपने आप में बेस्ट हो, और उसको दूसरे से कंपेरिजन करके अपने आप को बर्बाद मत करो, क्योंकि यू आर द बेस्ट। मुझे पता है ना, तुम मेहनत करोगे सफल जरूर होगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो कमेंट पढ़ने के बाद मुझे एक नया ऊर्जा मिलता है कुछ और बेहतर करने का। तो थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद। पढ़ते रहिए आप अच्छे से।